नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी खरपतवार। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दिव्या और हमारे बीच बहनापा वाला आत्मीय रिश्ता शायद इसलिए बन गया था कि हम दोनों घर से भागी हुई बेटियां थीं। वो यूपी के गोरखपुर की और मैं बिहार के वैशाली की। आजू बाजू के सहोदर राज्यों वाली फीलिंग पहले दिन से ही हमारे भीतर घर कर गया था और हमें लगता था कि दिल्ली जैसे महानगर में सरवाइव करने के लिए हमारा एकजुट होकर रहना ज़रूरी है। दिव्या आलोक धनवा की कविता की भागी हुई लड़कियों में से एक थी, जो किसी लड़के के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई खचाखच भरे जगर मगर स्टेडियम में पहुंची थी और मुझसे मिलते ही लिपट कर बोली थी, घर की जंजीरें कितनी ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। तुम्हारे इलाके का ही कवि है ना आलोक धनवा, मैं उसी की फ़ैन हूँ। पहली मुलाकात में ही मैं दिव्या की मुरीद हो गई थी और मैंने भी अपना रहस्य उसके सामने खोलते हुए कहा था। खूंटे से बंधी पागुर करती गाय को सहलाती पुचकारती मैं भी अदृश्य में कहीं घोड़े की पीठ पर सवार थी। एक एड़ भर लगाने की देर थी जो मनीष ने लगा दी और हम दुलत्ती झाड़ते हिनहिनाते घोड़े पर सवार होकर यहाँ तक आ गए। हम एक दूसरे को बाहों में बांध कर खिलखिला पड़े थे। तब से हमारी राहें एक हो गई थीं। हम साथ साथ चल रहे थे, छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आए कई हम सफ़रों के साथ। शुरू के दिनों में अक्सर जब सपनों की लंबी थकान मेरी नींद में उभर आती तो मैं घबरा कर दिव्या से पूछती, थिएटर की ये दुनिया मुझे बहुत कठिन दिखती है दिव्या, क्या हमें कामयाबी मिलेगी? अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो कहाँ लौटूंगी? वो मुझे एक भरोसे की तरह थाम कर कहती, भीतर की रोशनी से ही बाहर के अंधेरे को मिटाया जा सकता है माही। हौसला तो हमें रखना ही होगा। हम दोनों बांध तोड़कर निकली हुई नदियां हैं। अपना गंतव्य, अपना गतिपथ हमें खुद तय करना है, अविराम प्रवाह बनकर। चल, रिहर्सल का टाइम हो चुका है। और हम एक दूसरे को थाम कर कर्म क्षेत्र में डट जाते। हमारी उदासी, हमारी खामोशी, हमारे एकांत में धीरे धीरे थिएटर, संगीत, नाटक और कविता का रंग भरने लगा था। जीवन हमारे लिए हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गुब्बारा बन गया था, आकाश में उड़ता हुआ। हम आंखें फाड़ कर उसे देखते, अपनी बाहों में उसे भरने के लिए लालायित रहते। जिंदगी हर शाम हमारी पलकों पर सपने बनकर उतर आती। ऐसे नहीं दिव्या, एक स्त्री के एकांत को अर्धरात्रि की निस्तब्धता और ठहरी हुई नदी की व्यग्रता में भरकर दृश्य में उतारो। कुछ ऐसी तड़प, कुछ ऐसा हाहाकार तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर दिखना चाहिए जैसे तुम्हारा निःशब्द अंतर्दाह चुनौती दे रहा हो सागर की पछाड़ खाती लहरों को। अपने डायलॉग की वो पंक्ति फिर से दोहराओ, हर जगह एक सी नियति है, स्त्री की, धरती की। ओ सागर, लील जा मुझे पूरी की पूरी। गौतम सान्याल अपने निर्देशन की तर्जनी दिखाते हुए शब्दों के आरोह अवरोह में नाटकीय मुद्राएं बता रहे थे। दिव्या की आवाज़ जैसे अतल से निकली एक कातर उच्छ्वास हो। वो प्यासा था, मैं मीठा पानी। पता नहीं कितने युगों की प्यास थी उसकी। घूंट घूंट पीता वो एक दिन मेरे तलछट तक का सारा पानी पी गया। अब मैं केवल रेतीले नमक का टीला हूँ उफनते समंदर में। प्रशिक्षण हॉल में बैठे हम सभी छात्र छात्राएं स्तब्ध होकर देख रहे थे। सागर को मथती उसकी दो बाहें उत्ताल लहरों के बीच धीरे धीरे नमक के टीले में तब्दील होती जा रही थीं। कुछ क्षण बाद ही नमक का टीला अचानक उफनते सागर के आवेग में डूबता उतराता सांझ की नीरवता में अदृश्य हो गया था। हमारे आसपास सिर्फ निशब्द लहरों की अनगूंजें परछाइयों के रेले की तरह ध्वनित हो रही थीं। नहीं डुबो सकती मुझे समुद्र की लहरें, गलूंगी तब भी नमक ही रहूंगी, बहूंगी तो पूरा समंदर होऊंगी। स्त्री अस्मिता के क्लाइमैक्स पर घटित हुआ था काव्य नाटक का वो दृश्य। उस खामोश मंजर में सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी और कुछ भी नहीं। रात को सोते समय दिव्या ने कमरे की बत्ती मुझे नहीं बुझाने दिया। वो अपने खास चुहल भरे अंदाज में मुझसे बोली, क्या इरादा है तेरा? मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गोड़ देने का? आज समंदर ने मुझे पूरी तरह ले लिया है। मुझे जन्म लेने दे एक बार, फिर धरती बनकर। मेरे पैताने बैठी रहे, मैं उम्मीद से हूँ।
और उस निस्तब्ध रात्रि में हमारी सम्मिलित हंसी से कमरा गूंज उठा। नाट्य विद्यापीठ में हम कठिन अभ्यास के प्रशिक्षणों से गुजरते हुए हर दिन अपने को तराश रहे थे। जीवन संघर्ष के पथरीले रास्ते पर कभी कभी अपने सपनों, अपने द्वंद्वों में उब चुब करता हमारा मन स्मृतियों के रास्ते पीछे की ओर भागने लगता। उस समय कभी मैं दिव्या को थामती, कभी दिव्या मुझे। ऊपर से दिलेर बनी हुई लड़की भीतर से कितनी दरकी हुई है, ये मैंने उस दिन जाना था, जिस दिन दिव्या ने अचानक अपने पुश्तैनी घर के पिछवाड़े में स्थित 3 बिघिया पोखर में लतराई जलकुंभियों की दारुण कथा सुनाई थी। मैं भय और दहशत की झुरझुरी से भरकर अवाक उसे देखती रह गई थी। वो दुख और क्षोभ की असाधारण मनस्थिति में थी। मुझे भी अपने भीतर वही अवसाद गिरता महसूस होने लगा। उसे मारकर जलकुंभियों में गाड़ दिया गया माही, लेकिन हमारी पुश्तैनी हवेली का अभेद्य सन्नाटा एक बार भी नहीं चीखा। न उसकी कोई दीवार हिली। संयुक्त परिवार के टूटने के बाद से वो हवेली कई हिस्सों में बंटकर एक दूसरे की ओर पीठ किए अपनी अपनी दीवारों की सीमा में कैद हो गई थी। दिव्या का कंठ रुंधा हुआ था। निधि मेरे चचेरे ताऊ की छोटी बहू थी, साधारण घर की सुंदर सुशील लड़की, मुझसे 10-12 वर्ष बड़ी। उम्र का फासला होते हुए भी मुझसे सखी भाव था उसका। बहुत अच्छा गाती थी और उसके स्वर का आकर्षण ही मुझे खींचकर उसके पास ले जाता था, जबकि मेरी ताई को हम दोनों का छत पर टहलना और गीत गज़लें गाना बिल्कुल नापसंद था। निधि भाभी अक्सर कहती थी, तुम्हारे सौरभ भैया बिल्कुल जड़ प्राणी हैं, अपनी माँ की तरह। तू आती है तो अच्छा लगता है दिव्या। पिंजरे की बुलबुल तेरे सामने गा तो सकती है। और वो गाने लगती थी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। विवाह के 1 वर्ष बाद भी सौरभ भैया के ग्लास फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें ऑफिस में ही उनकी दम घुटने से मौत हो गई। निधि भाभी का गीत नीरव विलाप में बदल गया। उसकी खजूरी आंखें रेत का समंदर बन गई थीं, जिसकी ओर देखना मेरे लिए कठिन था। कुछ समय बाद ही मेरी बोर्ड की परीक्षा थी और मैं अपने में कैद हो गई थी। मुझे नहीं मालूम अपने वैधव्य की विपन्नता और एक रास्ता में घुलती हुई कब निधि भाभी ने अपनी परछाई की प्यास महसूस की, लेकिन गांव के नवोदय स्कूल का जो शिक्षक लड़कियों का आशिक कहकर बेरहमी से पीटा गया था और जिसकी मौत भी उसी निर्ममता के कारण अस्पताल में हुई, वो एक शायर था और ताऊ जी के बड़े पोते को साइंस पढ़ाने घर पर आता था। निधि भाभी के सिरहाने उसके अल्फाजों के दिए किसने जलाए, कब जलाए? ताई के लिए ये एक अबूझ पहेली थी, लेकिन ताऊ जी का सामंती खून उबल पड़ा था। निधि भाभी के कमरे में डायरी के पृष्ठों में खुली कलम की निब दबी पड़ी थी और रोशनी के हर्फ हर ओर जगमगा रहे थे। वो एक काल रात्रि थी और उसी रात 3 बिघिया पोखर की जलकुंभियों के नीचे निधि भाभी की जिंदगी की सांसें बिना किसी हलचल के थम गई थी। दिव्या तड़प कर कह रही थी, माही, ये एक दुर्दांत समय का सच है जिसका गवाह उस दिन कोई नहीं था। उस दिन सुबह सवेरे सबको पता चला ताई जी और ताऊ जी अपनी गाड़ी से निधि को लेकर शहर गए हैं। उसे बीच रात में अचानक हार्ट अटैक हुआ था। 1 सप्ताह बाद उसकी मौत की खबर शहर से ही सबको दे दी गई थी और यह भी कि शव को लखनऊ में ही विद्युत शवदाह गृह में भस्म कर दिया गया। बात आई गई खत्म हो गई। सबने इसे सच भी मान लिया। लेकिन 2 वर्ष पहले जलकुंभियों से ऑर्गेनिक दवा फैक्ट्री बैठाने के क्रम में जलाशय की सफाई करते हुए 8 वर्ष पहले जो नर कंकाल बरामद हुआ, वो एक स्त्री की बताई गई। जांच कौन करवाता और किस लिए? सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करवाने वाले हमारे ताऊ जी के बड़े बेटे ही थे। ताल तलैया और सिपहिया सब तो उन्हीं की थी। बस मामला जहाँ उठा वहीं दबकर रह गया। लेकिन जिस दिन लखनऊ से रोते कलपते ताई जी और ताऊ जी घर पहुँचे थे, उस दिन निधि के कमरे से वो डायरी अंतिम सौगात के रूप में मुझे उसके सिरहाने से मिली थी। 13 वर्ष की उम्र में उसे पढ़ते हुए कुछ समझ में नहीं आया था, बस रोना आया था। रोने का कारण उस दिन समझ में आया जिस दिन जलकुंभियों के नीचे से अनावृत सच का कंकाल बाहर आया था। निधि ने लिखा था, अपने उदास साज पर तुम्हारी गज़ल गाना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे शब्दों से प्यार करना जैसे समंदर पर डैने पसार आकाश हो जाना है। मैं खुले समंदर पर बादलों की तरह झमाझम बरसना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ।
सरहदों से परे मुक्त आकाश की तरह, तुम्हारे अल्फाज की तरह। और सरहदों से परे जीने की इसी जीवित लालसा ने उसे जलकुंभियों में डुबो दिया। आखिर क्या कसूर था उसका? यही ना कि अपना चिराग लेकर वो पहली बार अपने मन के अंधकार को काटने बाहर निकली थी, क्योंकि वो जीना चाहती थी। दिव्या फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह विवल होते देखा था। उसके साथ मेरी भी आंखें छलक पड़ी थीं। अपना चिराग लेकर जीवन जीने की हसरत लिए हम भी तो अपने घरों से निकली हैं। क्या इसका तेल, इसकी बाती हिंसक समय की आंधी में बची रहेगी? उस रात अतीत की अनगिनत परछाइयाँ मेरे सिरहाने खड़ी थीं और उनके पीछे भागती मेरी चेतना जैसे अपने कदमों के निशा तलाश रही थी। मेरे पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे, घटारो गांव में होने वाली हर मृत्यु को उत्सव बना देने वाले। पूरे वर्ष हम दान की शैया पर सोते, दान के कपड़े पहनते, दान में पाए अन्न खाते। पीतल कांसे के बर्तन और वैतरणी पार कराने वाली बाछी हमेशा बेच दी जाती और पिता की धोती की फेंट कुछ और मोटी हो जाती। यमजान के घर मृत्यु भोज का सगुन उचारते पिता इस रूप में मुझे बचपन से ही बहुत निकृष्ट दिखते। सितंबर महीने में हर साल जब मोक्षदायिनी भूमि गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन होता तो पिता पूरे महीने अपने यजमानों को पिंडदान कराकर पितृ ऋण से मुक्ति दिलाते और खूब कमाई करके घर लौटते। कयायाम पिंडदानेन पितृणाम मनोरणो भवेत। शास्त्रों के अनुसार गया में पिंडदान के इस महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए पिता पितृपक्ष में यजमानों से खूब अच्छी कमाई करते थे। गया के अक्षय वट पर पितरों के लिए किया गया श्राद्ध कर्म अक्षय होता है, उससे कई पीढ़ियां तर जाती हैं। ये सब उनके मुंह से सुनकर बचपन से ही मुझे इस पुरोहिती कर्म से घृणा होने लगी थी। घर में हर महीने मृत्यु उत्सव से इकट्ठे हुए दान दक्षिणा से मेरा किशोर मन थकने और ऊबने लगा था। उस घर के हर कोने में मुझे एकदम घोटू वातावरण दिखता था, जिसकी मनहूसी मुझे डराती थी। पुत्र की उम्मीद में माँ की कोख ने 4 बेटियों को जना था, लेकिन पुरोहिती करने वाला कोई पुत्र वो नहीं पैदा कर सकी। इस अक्षमता के कारण ही पिता की आंखें माँ के लिए हमेशा अंगार बनी रहती और जिह्वा कटार। अंगार के छींटे और कटार की धार से हम बहनें भी लहूलुहान होती। उस समय माँ दबी घुटी सी घर के कोने में अपने को छुपा लेती, लेकिन पंडिताई शब्द का संबोधन सुनकर भीगी आंखें पोंछती सहज भाव से वो बाहर निकल आती। इस छोटे से संबोधन में ऐसा कौन सा स्वाभिमान भरा था माँ के लिए, मैं कभी जान नहीं पाई। होश संभालते ही माँ को इसी रूप में दबते घुटते छुप छुप कर रोते देखा था मैंने। यह देखना 4 वर्ष की उम्र में एक गांठ की तरह घर कर गया था मेरे भीतर। याद है सुबकता बचपन का वो दिन। दान में मिले एक पीतल के गगरे को लेकर पिता ने माँ को धुन कर रख दिया था। दान में ही मिले छाते से वे माँ को पीटते हुए चीख रहे थे। क्या बाप के घर से लाई थी वो गगरा जिस पर कलाकारी करने तू बैठ गई? पहले भी कह चुका हूँ, ये सारी चीज़ें बाज़ार में बिक जाती हैं, उसी से तुम्हारी घोड़ियों के लिए रसद पानी आता है। सारे बर्तनों में सबसे बड़ा और महंगा यही था, सब सत्यानाश कर दिया इसने। इसी की शह पर सारी घोड़ियाँ भी दौड़ने लगी हैं बेलगाम। काम की ना काज की, शेर भर अनाज की। एक कमाने वाला और सबका मुँह हमेशा नादी में, हरामखोर सबकी सब। पिता के आग्नेय नेत्रों को देखकर बहनें दुबक गई थी कोने में। प्रतिकार में माँ ने एक शब्द नहीं कहा था। पिता की इसी भाषा को सुनती और माँ के दब्बू स्वभाव को देखती समझती मैं बड़ी हो रही थी। उस घर में बेवजह आई हुई चौथी संतान के रूप में मेरा बचपन सबसे अधिक उपेक्षित और तिरस्कृत था। मेरा छूछा और रीता मन टुकुर टुकुर प्यार के 2 बोल के लिए तरसता रहता। पिता ने कभी गोद नहीं उठाया, माँ ने कभी खुलकर प्यार नहीं दर्शाया। पिता बेटियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी गांव के स्कूल से मेरी तीनों बहनें माँ की आड़ लेकर किसी तरह मैट्रिक कर गईं। मेरी तीसरी बहन माधवी खेल और पढ़ाई दोनों में अव्वल थी। याद है मुझे बचपन की आंखों से देखा हुआ वो कारुणिक दृश्य जब कबड्डी प्रतियोगिता में माधवी दी जिला स्तर पर प्रथम आई थी। पिता उन दोनों पितृपक्ष में धन बटोरने गए हुए थे और माँ ने बहन को बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। जिस दिन ट्रॉफी जीत कर वो हाफ पैंट में
घर पहुंची थी, पिता उसी दिन पितृपक्ष की कमाई करके गया से घर लौटे थे और 14 वर्ष की बेटी की खुली जांघों को देखकर इस तरह आग बबूला हुए कि माँ के ऊपर चप्पल चला दिया और बहन को बेरहमी से गर्दन दबोचते घसीटते हुए घर के भीतर साकल चढ़ाकर 2 दिनों तक भूखी रखा था। बहन फिर खेलना और पढ़ना दोनों भूल गई। पिता ने उसकी सारी संभावनाओं को लतर बेल बनने से पहले उजाड़ दिया। अब वो किताबों को खोलकर भी शून्य में कहीं अपनी नियति रेखा पढ़ा करती थी। स्कूली पढ़ाई के आगे बैरिकेड लगाकर पिता ने सभी बहनों को एक एक करके दूसरे के घर जीवन भर की चाकरी के लिए गुलामी का पट्टा लगाकर भेज दिया। दोनों बड़ी बहनें तो पराए घर में रच बस गईं, लेकिन अपने टूटे सपनों के साथ माधवी दी पति गृह में एक दिन भी खुश नहीं रह पाई। वो अवसाद में चली गईं। उसके हिस्ट्रीरिया के दौरों को प्रेत छाया कहकर ससुराल में ओझा गुणी द्वारा उसकी निर्मम पिटाई होती थी, जिसे वो कभी खुलकर नहीं कह पाई, और एक दिन नीले दुपट्टे की फांस गर्दन में लपेट कर वो पंखे से झूल गई। अवसाद में किए गए इस कृत्य को सबने आत्महत्या कहकर निपटा दिया। केवल माँ सुबकती हुई कहती रही, चंडालों ने मेरी बेटी को मार डाला। जिस बहन के हौसले को देखकर माँ की गीली आंखें मुस्कुराने लगती थीं, उस बहन ने माँ की आंखों में हमेशा के लिए कोहरा भर दिया। 7 वर्ष की उम्र में बहन की इस मृत्यु ने मुझे स्त्री नियति का पहला पाठ पढ़ाया था। मैं देख रही थी असमय ब्याह और बाल बच्चेदार होकर मेरी दोनों बहनें किस तरह पतिदेव के लिए भोग की थाली बनकर रह गई हैं। जच्चा बच्चा की स्थिति में दोनों बारी बारी से मायके आती रहती और मेरे भीतर वितृष्णा पैदा करती। मैंने पहली बार पिता से उस समय रार ठाना जब पूरे सूबे में मैट्रिक में अव्वल आने के कारण मुझे छात्रवृत्ति मिली थी और आगे की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने पूरा जिम्मा लिया था। अखबार में अपना नाम और अपनी तस्वीर देखकर मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए थे। मैंने पिता के सामने सिर उठाकर कहा था, मैं आगे की पढ़ाई सूबे की राजधानी पटना में करूँगी। आपको मेरा कोई भार वहन नहीं करना होगा, इसलिए मेरी राह मत रोकिए। मेरे स्वर की दृढ़ता और चेहरे की भंगिमा देखकर वे उस समय कुछ नहीं बोल पाए थे, लेकिन माँ को उसके बदले बहुत जली कटी सुनाई। कुलबोरन निकलेगी तुम्हारी ये बेटी, लक्षण ठीक नहीं है इसके। आंखें तरेर कर बात करती है बाप से। उससे कहो लालगंज कॉलेज में नाम लिखवा ले, जाना नहीं पड़ेगा, परीक्षा देगी केवल टाइम। मुझे तिरपित बाबू ने बताया है, बड़ा बाबू हैं वे कॉलेज के, सब काम घर बैठे करवा देंगे। माँ ने धीमे स्वर में मेरा पक्ष लेना चाहा तो वे चिल्लाकर बोल पड़े, देखो पंडिताइन, चेत जाओ, अभी टखने तक पानी में उतरी है वो, और छोर तक अगर पसार देगी नदी में डैने तो कहीं की नहीं रहोगी तुम। मैं आगाह कर रहा हूँ तुम्हें। उसे ब्राह्मण कुल की रीति नीति बताओ। और भ्रकटी ताने पिता क्रोध में पैर पटकते हुए आंगन से बाहर निकल गए थे। उनके पाँव की उसी धमक से निकला था मेरे लिए उस घर से बाहर निकलने का रास्ता। माँ का मान मनुहार अनुनय विनय सब निष्फल हो गया था। पिता अपने निर्णय पर अटल थे। शायद संभावित भविष्य उन्हें उस समय ही दिख गया था, लेकिन उन्होंने मेरी संभावनाओं आकांक्षाओं को जितना कुचलने का प्रयास किया, मेरी जिद्दी जिद और हट्टी होती गई। उनके निषेध के कुछ दिनों बाद ही पटना कॉलेज से मेरे नामांकन प्रतिवेदन की स्वीकृति के साथ दाखिले की तिथि का पत्र आया। अंततः मैं द्वार की साकल चढ़ी कपाट खोलकर सूबे की राजधानी पहुंच गई। पटना कॉलेज से अंग्रेजी भाषा साहित्य में ग्रेजुएशन करते हुए सरला मैम और उनके पति तपन भट्टाचार्य का स्नेहिल संबल मेरे लिए नए भविष्य का आश्वासन बना। आम्रपाली प्रेक्षागृह के निदेशक थे तपन भट्टाचार्य, जिन्हें सभी तपनदा कहते थे। कॉलेज कैंपस में सरला मैम का क्वार्टर कलाकारों संस्कृति कर्मियों से गुलजार रहता था। क्लास खत्म होने के बाद मैं भी वहीं चली जाती थी। संतानहीन दंपति के लिए युवा कलाकार ही उनके मित्र और संतान दोनों थे। मेरा थिएटर और रंगमंच के प्रति आकर्षण बचपन से ही था, लेकिन पिता के अंकुश ने कभी हमें उस ओर का रुख नहीं करने दिया। एक बार अपने जनपद के सोनपुर मेले में मामा मामी के साथ गई थी तो कई थिएटर कंपनियों का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ देखा था, पर थिएटर देखने की इजाज़त मामा ने नहीं दी थी। कॉलेज में सरला मैम के सानिध्य ने मेरे किशोर वय के उस आकर्षण को पुनः जीवित कर दिया। पहली बार गांव के स्कूल में वार्षिकोत्सव पे पिता से छुपकर गायन नृत्य में भाग लेना और कलेजे में धुकधुकी लेकर अपना पारितोषक और प्रमाण पत्र चुपके से माँ को दिखाना, उस दिन बहुत याद आया था।
जब पहली बार यूथ फेस्टिवल में सरला मैम ने बेनीपुरी जी के एकांकी नाटक नेत्रदान के लिए सिंघल नरेश की पुत्री तिष्य रक्षिता के रूप में मेरा चयन किया था। उस एकांकी के चौथे दृश्य को जीना एक बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। तपन दा के कठोर निर्देशन में थिएटर का पहला ककहरा पढ़ते हुए उस चैलेंजिंग रोल को निभाना जैसे अपनी क्षमता और संभावनाओं को पहली बार किसी के सामने प्रमाणित करना था। आत्मसंवाद में घटित होने वाला वो दृश्य मेरी चेतना में सोते जागते हर समय आंखों के सामने घूमता रहता। सम्राट अशोक के कनिष्ठ पुत्र कुणाल की सुंदर आंखों पर मर मिटने वाली उसकी विमाता रक्षिता की जटिल मनस्थिति मेरे लिए जैसे एक स्थायी नाट्य दशा हो गई थी। मैं हॉस्टल के कमरे में दर्पण के सामने अपने सूखे मुंह, बिखरे बाल, गीली आंखों से खुद को देखती नींद में भी जैसे अपने प्रतिबिंब से बोलती रहती, रक्षिते यही है तू, यही गति होनी थी तेरी, कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहने आई, अब मर मर रक्षिते, तुझे मरना चाहिए, मरने को तैयार होना चाहिए। और मेरा गला सहसा रुंध जाता। आह वे आँखें, वे मोहक मादक आँखें। और कुमार, उन आँखों के बल पर तुमने मुझे अपमानित किया, लांछित किया। तुमने कहा था कहिए तो ये आँखें निकाल कर आपको दे दूँ। तुमने व्यंग किया था कुमार, मेरी अभिलाषा का उपहास किया था। फिर दर्पण के सामने फुसफुसाती हुई आवाज़, चुप रक्षिते, चुप रहे, कोई सुन न ले, जान न ले। वे आँखें इन हथेलियों पर, चेहरे पर वे आँखें कितनी सुंदर, हंसने की मुद्रा, और इन हथेलियों पर जब होंगी अचानक विषण होती मुद्रा। आह नहीं नहीं, खुद को धिक्कारना। रक्षिते तू राक्षसी है, नहीं नहीं, उफ नहीं नहीं। अचानक कुणाल की आंखों का याद आना और मन का विचलित होना। फिर पूरी दृढ़ता से कहना, हाँ हाँ वे आंखें मेरी हथेलियों पर, इन दोनों हथेलियों पर, मेरी काली हथेलियों पर। हा हा हा, अट्टहास का वो स्वर जैसे मेरे पूरे वजूद को झकझोर जाता। मुझे नहीं मालूम उस भव्य मंच पर लाल पीली रोशनी के वृत्त में सैकड़ों जोड़ी आंखों की केंद्र बिंदु बनी मेरी काया उस दिन तस्य रक्षिता के रूप में अपने अभिनय की लय को किस तरह साध रही थी। लेकिन नाटक समाप्त होने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सरला मैम और तपन दा ने मुझे जिस तरह कलेजे से लगाकर आशीषते हुए कहा था, तुमने तो आज कमाल कर दिया माही, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो मुझे लगा धुंधले अंधेरे में डूबा कोई कोहरीला चेहरा मेरी आंखों में जाग गया है। यूथ फेस्टिवल के कुछ दिनों बाद से ही मुझे ये महसूस होने लगा था कि मनीष की आंखें मुझे कुछ अलग ढंग से देखने लगी हैं। खोई खोई सी वे आँखें जिस तरह मुझे देखती, मैं उन्हीं आँखों से अकेले में अपने को निहारती रहती। ये कैसा पागलपन है, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। अचानक एक दिन सरला मैम के क्वार्टर से निकलते हुए मनीष गेट पर मेरी राह रोक कर खड़ा हो गया और एकटक मुझे देखने लगा। उसकी आँखों की झील में मेरा चेहरा तैर रहा था। मैं अव्यवस्थित हो उठी थी। वो विह्वल होकर बोल पड़ा, रक्षिता। मुझे लगा जैसे कोई उदास संगीत मेरे तन मन को झंकृत करता मेरे भीतर उतरता चला गया हो। नाटक में कुणाल का किरदार निभाते हुए इसे ये क्या हो गया। मैं तेजी से वहाँ से भागती गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में आकर ही रुकी थी। मेरे एकाकी जीवन में मनीष प्रथम पुरुष की तरह आया था। वो एक आवेग था, आकर्षण था या प्रेम, मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन उसका संग साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। इस बीच 2 साल निकल गए। मनीष बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली दूरदर्शन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स करने चला गया था। उन दिनों मैं अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई में दिन रात एक कर रही थी। मुझे अपने रिजल्ट की चिंता थी, क्योंकि मेरे आगे की पढ़ाई का संबल छात्रवृत्ति ही थी। पिता उस दायित्व से पूरी तरह अपने को मुक्त कर चुके थे। सरला मैम और तपन दा के स्नेह सानिध्य में मैं साहित्य और कला दोनों को एक साथ साध रही थी। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में सरला मैम ब्रेख्त, शेक्सपियर की कविताओं और चेखव, इब्सन, हेनरी की कहानियों को पढ़ाती और शाम को तपन दा के सामने उन कहानियों के नाट्य रूपांतरण की योजना बनती। तो मुझे लगता मेरा भविष्य जमीन की सतह से कुछ ऊपर आकाश की ओर उठ रहा है। साहित्य और कला मेरी सांसों का संगीत, मेरे जीवन का स्वप्न, मेरे भविष्य का आश्वासन बन गया था।
समय अपनी गति अपने प्रवाह में था कि अचानक हिला देने वाली खबर की तरह सरला मैम की कैंसर बायोप्सी की मेडिकल रिपोर्ट आई। कुछ महीनों से वे बीमार चल रही थीं, पर यह किसे पता था कि वो काल के गाल में समाती जा रही हैं। लंग्स कैंसर, वो भी एडवांस स्टेज में। एक आघात की तरह एक खबर मुझे अधमरा कर गई थी। वर्ष भर पहले माँ भी इसी असाध्य रोग की चपेट में आई और 6 महीना होते होते दुनिया छोड़ गई। और अब सरला मैम। मैं अपने ही भीतर सुबक पड़ी। दूसरे दिन तपन दा बेहतर इलाज के लिए सरला मैम को फ्लाइट से वेलोर लेकर गए। मेरा जीवन बेरंग और बेनूर हो गया। मेरे चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया। आने वाला कल मुझे नाकारा और बेसहारा सा दिखने लगा। प्रतिकूल समय की इस हताशा और निराशा से अभी मैं उबर भी नहीं पाई थी कि एक हादसे की तरह पिता का निर्णय मुझे मामा जी के माध्यम से बताया गया। उस निर्णय को स्वीकारना मेरे लिए मृत्यु के वरण की तरह था। पिता ने विद्यापीठ गया के पीठाधीश्वर श्री मुकुल चंद शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र से मेरी शादी तय कर दी और ये विवाह वैशाख त्रयोदशी को शास्त्रार्थ सभा के आयोजन के उपरांत होना सुनिश्चित हुआ था। मामा जी फोन पर बहुत हुलसते हुए मुझसे कह रहे थे, आज तुम्हारी माँ होती तो कितनी खुश होती। तू इतने बड़े घर जा रही है बिटिया, ये सब प्रभु की ही कृपा है। गया वेद विद्यापीठ का भावी पीठाधीश्वर है तुम्हारा होने वाला पति। काशी से वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त कर वो आगे की पढ़ाई कर रहा है। ब्याह के पहले शास्त्रार्थ सभा में ही मुकुल चंद जी अपने पुत्र को गद्दी सौंपेंगे। कितना बड़ा भाग्य लेकर तू आई है माही। मामा की शुभ संसा के साथ पिता का यह निर्णय मेरे भीतर एक खंजर की तरह उतरता चला गया। मैं तिलमिला उठी। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती मामा जी। मेरे स्वर में एक तड़पती हुई कराह थी जो डिस्कनेक्ट हो गए फ़ोन से टकरा कर मुझ तक लौट आई थी। और तब एक नीम बेहोशी में मैं बदहवास सी खूंटे से बंधी पागुर करती गाय को सहलाती पुचकारती अनायास दुलत्ती झाड़ते हिनहिनाते घोड़े पर सवार हो गई। सब कुछ बहुत आकस्मिक और अप्रत्याशित था। सरला मैम का 2 महीने बाद ही काल कवलित होना, तपन दा का कलकत्ता थिएटर ज्वाइन करना और मेरी परीक्षा के अंतिम दिन मनीष का अनायास पटना आना, सब कुछ जैसे होनी अनहोनी के बीच विधि के अदृश्य विधान की तरह घटित हो रहा था। उस समय मेरे भीतर दर्द और हताशा का एक बौखलाया हुआ तूफान था। पिता मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे थे और मुझे ऐसी मौत मंजूर नहीं थी। क्षमा पिता, आज मैंने आपको कन्यादान के अधिकार से वंचित किया, क्योंकि मैं भोग्या नहीं, वस्तु नहीं। वेद विद्यापीठ के भावी पीठाधीश्वर की परिणीता भर होना नहीं है मेरी नियति। मैं अपनी ऊर्जा से आलोकित होना चाहती हूँ। इसलिए जीवन जीने के हक के लिए आपकी अवज्ञा करके भी आज मेरे भीतर कोई अपराध बोध नहीं। क्षमा पिता, क्षमा। मैं एक जुनूनी मनस्थिति में अपनी उस तयशुदा जिंदगी की भयावह नियति को नकारती हुई उसी दिन मनीष के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मन के भीतर एक शंका बार बार उठ रही थी कि मैंने आज अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अगर लौटना पड़ा तो कहाँ लौटूंगी। वो यक्ष प्रश्न आज फिर एक दुस्वप्न की तरह निस्तब्ध रात्रि के गहन अंधकार में मेरे मन को मथ रहा है। मेरी नींद के सिरहाने दिव्या के 3 बिघिया पोखर का कंकाल बेताल की तरह खड़ा है और माथे पर घूमते पंखे के साथ लटकता बहन का नीला दुपट्टा मेरे गले में कसता जा रहा है। मैं किसी पंख फड़फड़ाते पक्षी की तरह अंधकार के वृत्त में गोल गोल घूमती निराशा के भंवर में डूबती जा रही हूँ। माही, माही, माही। दिव्या झकझोरती हुई मुझे जगा रही थी। क्या हुआ तुझे? तकिए में सिर गोड़कर घुटी घुटी सी कैसी आवाज़ तो निकाल रही है माही? कोई बुरा सपना देखा क्या? एक थका देने वाले दर्दीले एहसास से चूर मेरे तन मन को दिव्या की बाहों के घेरे ने दृढ़तापूर्वक थाम लिया था। वो हमारे साझा दुख की सबसे अंधेरी रात थी। अपने जीवन के नेपथ्य में मौजूद तमाम दुख, क्षोभ और निराशा के बावजूद नाट्य विद्यापीठ में थिएटर की पढ़ाई करते हुए हमारे भीतर उछाह मारती एक नदी का हरहराता स्वर हमेशा सुनाई देता था। दिव्या उसकी मचलती लहरों से अटखेलियाँ करती अक्सर मुझसे कहती थी, हमारे सपनों की सोन मछली इन्हीं लहरों पर पानी की लकीर खींचती बार बार अतल में समा जाती है। नज़र तो उस पर रखनी होगी न माही। हम नए उत्साह से भरकर अपने काम में तल्लीन हो जाते थे। वहाँ रहते हुए जीवन के बहुपक्षीय होने के कई अनुभव हमारी अनुभूति में समा रहे थे।
वहाँ का वातावरण इतना खुला और आचरण इतना उन्मुक्त था कि कभी कभी हमारी कुंठा उस उन्मुक्त परिवेश से हमें बिल्कुल अलग थलग कर देती थी। वहाँ रहते हुए हम आज़ादी और आवारगी की एक नई ज़मीन पर पैर टिकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परंपरा पोषित एक दब्बू संस्कार हम पर हमेशा हावी हो जाता था और हम दोनों अपने भीतर के बोध से थरथराने लगते थे। हमें पहली बार वहाँ तमाम तरह के परस्पर विरोधी चीज़ें देखने को मिल रही थीं और हम उसे देखे हुए के अच्छे या बुरे होने पर कोई आसान टिप्पणी नहीं कर सकते थे। वहाँ सबकी निजता सार्वजनिकता की आंखों से होकर गुजरती थी और देखा हुआ कुछ भी कहीं टिकता नहीं था। लिव इन के रिश्ते खुलेआम थे, लेकिन उनमें भी किसी पर कोई बंदिश नहीं थी। वो भी कलाकार की मुक्ति का एक द्वार था। यौनिकता, शुचिता जैसे प्रश्नों का जड़ों से उन्मूलन करने की दिशा में इसे कलाकार का माइग्रेशन या विस्थापन कहा जाता था। ये तर्क थे या कुतर्क, हम नहीं समझ पाते थे। हमारा मन भय और उम्मीद की दो अतिवादी छोरों के बीच हर समय शंकित और भयभीत रहता था। वो दिसंबर की एक सिहरती हुई शाम थी। लॉन की हरी घास पर नीम रोशनी में छात्र छात्राओं के जोड़ों को देखकर हम जितने उल्लसित हो रहे थे उतने ही संकुचित भी। तभी अविनाश के साथ घूमती हुई सरोज ने हमें आवाज़ देकर पुकारा, तुम दोनों हर समय छुई मुई की तरह अलग थलग क्यों रहती हो यार? यहाँ ज़िंदगी की धड़कन महसूस किए बिना जीना हराम है। चलो हमारे साथ कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी के साथ सिगरेट के कश लेती सरोज ने बगल में बैठी दिव्या की ओर एक सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, स्त्री कलाकार के लिए प्रशिक्षण का पहला ककहरा यही है। पितृसत्ता के गढ़ को ढहाने और अपने भीतर की कुंठा को गिराने के लिए धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाना इस गुरुकुल का पहला पाठ है। ट्राई करो। दिव्या के होंठों पर सिगरेट बहुत फब रहा था, लेकिन उसकी कश और हमारी हंसी के ज्वार से उसे ऐसी खांसी आई कि हमें बहुत देर तक उसकी पीठ सहलानी पड़ी। दिव्या से पहले मनीष के साथ सिगरेट की कश का कसला स्वाद मैंने भी चखा था, लेकिन उसकी गंध और उसका आस्वाद भीतर उतारने से पहले पिता का आरक्त चेहरा और उनकी दी हुई उपाधि कुलबोरन निकलेगी तुम्हारी बेटी के तिक्त स्वर ने मेरे कंठ को अवरुद्ध कर दिया था। दूर से माँ की छलछलाती आंखें मुझे निहार रही थीं। मैंने जूते की नोक से जलती सिगरेट को मसलते हुए खुद से कहा था, मैं कुलबोरन नहीं हूँ। कहाँ खो गई हो माही? पितृसत्ता का गढ़ तुम्हें नहीं ढहाना क्या? अविनाश हमारी ओर पैकेट बढ़ाते हुए कह रहा था। हठात पैकेट से एक सिगरेट निकालकर होठों के बीच सुलगाते हुए मैंने खुद से कहा, मैं कुलबोरन हूँ। और मेरे चारों ओर धुआं के बगुले उड़ने लगे। कुचली हुई इच्छाओं का गुबार एक अपरिमित उड़ान पर था। मैं किसी करिश्मे की तरह उसे अपलक निहार रही थी। समय अपने प्रवाह में था और हम उसके। अपनी प्रकृति और अपने कस्बाई मन मिजाज को बदलने में हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन परिवेश की संगत का असर और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव धीरे धीरे हम पर भी तारी होने लगा। स्त्री जीवन की नियति को जीने की कला के रूप में रूपांतरित करना हमने थिएटर की दुनिया में बखूबी सीख लिया। लेकिन इतने वर्षों में दिव्या ने अभी तक अपने दिल के कपाट किसी के लिए नहीं खोले थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, दिव्या, इस खुले प्रांगण में जहाँ हर ओर लोकतांत्रिक सहजीवन की एक नैसर्गिक दुनिया है, वहाँ अब तक तुझे कोई क्यों नहीं मिला? मनीष के साथ मुझे देखकर क्या तुम्हें अपने साथ किसी के होने का ख्याल नहीं आता? वो मेरी ओर आंखें तरेर कर बोली, देख, मेरे असहाय यौवन को इस कदर आंदोलित न कर। मेरा प्यार अभी कबीर के करघे पर बुना जा रहा है। जिस दिन ओढ़ूंगी वो चूनर, पूरी धरती ढाई आखर के फूलों से भर जाएगी। उसकी खिलखिलाहट हर श्रृंगार के फूलों की तरह मेरे चारों ओर बिखर गई थी। धीरे धीरे नाट्य विद्यापीठ में हमारी एक पहचान बनने लगी थी और भविष्य के लिए कुछ अनुकूल स्थितियां भी निर्मित होने लगी थीं। रंग कर्म के जरिए मेरे भीतर अभिनय के साथ साथ थिएटर क्रिटिक की एक नई दृष्टि विकसित होने लगी थी और मैं उसी को अपने कैरियर का एक सुनिश्चित पड़ाव मानने लगी थी। दिव्या थिएटर और टीवी फिल्मों में अपने भविष्य की तलाश कर रही थी। मनीष टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर एक नामी प्राइवेट चैनल का कार्यक्रम अधिकारी हो गया था। ऐसी ही हलचल भरी दिनचर्या में हम सबके दिन वर्ष बीतते जा रहे थे कि एक दिन कॉफ़ी हाउस में अप्रत्याशित रूप से मनीष ने मुझसे एक बेतुका प्रश्न किया, माही, एक बात बताओ, क्या इस नाट्य विद्यापीठ में ही थिएटर करती हुई अपनी बची हुई सारी उम्र बिता देने का निर्णय कर लिया है तुमने?
मैं भौचक सी उसे देखती रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो मैंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। अपनी यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही स्थगित कर दूं? उसने शरारती हंसी हंसते हुए आक्षेप किया। देख रहा हूँ जब से तुम थिएटर कंपनियों के टूरिंग प्रोग्राम से लौटी हो, अपनी ख्याति और चमक में बौराई दिख रही हो। उतना उतावलापन ठीक नहीं है माही। मैं कॉफ़ी का मग मेज पर रखकर आवेग में खड़ी हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? अचानक उसका स्वर मुलायम हो गया। कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ मेरी जान कि पाँवों में पाजेब बांध लो ताकि जब मुझसे दूर जाओ तो पता चले किधर जा रही हो। वो हंसता हुआ हौले से मेरा हाथ पकड़कर मनुहार की भाषा में मुझे मनाने लगा था, लेकिन मेरा मूड उखड़ चुका था। उसकी आंखों में एक पुरुषोचित निर्णय था जिसे वो बहुत सहज और सरस ढंग से मुझे सुना गया था। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले भी उसने मुझसे ऐसी ही बात कही थी। अब मैं टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी में कार्यक्रम अधिकारी की अच्छी खासी नौकरी पा चुका हूँ। कब तक तुम मुझे वीकेंड में 50 किलोमीटर दौड़ाती और तरसाती रहोगी? तुम थिएटर क्रिटिक के रूप में अपना भविष्य तलाश रही हो ना, तो चलो मेरे साथ। पूरे दिन घर में बैठी फिल्में देखना और उसका पोस्टमार्टम करना। फील्ड में जाकर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो तुम्हें करनी नहीं है ना माही। फिर इस नकली मायावी लोक में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? मैं अवाक उसे देखती रह गई थी। ये कैसी घेराबंदी है उसकी? मेरे सपने, मेरा गंतव्य, मेरी इच्छा आकांक्षा कुछ नहीं, एक तरफा निर्णय सारा। क्या अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत के साथ एक स्त्री के लिए पुरुष संरक्षण की अहमियत बताकर वो मुझे एक घर की 4 दीवारियों में कैद करना चाहता है? इस कल्पना मात्र से मैं डर गई थी। भीतर जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। और आज फिर उसने कॉफ़ी हाउस में वही बात दोहराई थी। क्या ये वही मनीष है जो मेरे सपने, मेरी संभावनाओं के साथ मुझे यहाँ लेकर आया था और राजपथ की सर्पीली सड़कों से भयभीत मेरी आंखों को चूमकर कहा था, माही, महानगर की इन सड़कों पर तुम जिधर चलोगी सड़क का रुख उधर ही हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपनों के साथ। और फिर मैं सपने देखती थी और वो उन्हें जीता था। लेकिन आज मनीष का ये कौन सा चेहरा है, कौन सी भाषा है? किस तरह उसने कहा कि मैं नकली मायावी लोक में समय बर्बाद कर रही हूँ? क्या ये अब तक का मेरा सारा उद्यम, सारा संघर्ष सब बेमानी, बेमकसद है उसकी नज़रों में? मेरी आंखें पनीली हो गई थीं। एक उद्भ्रांत मनस्थिति में मैं हॉस्टल लौटी थी और मुझे याद आ रहा था मनीष का वो प्रेमिल भाव विभोर चेहरा। पिछले साल थिएटर कंपनियों के टूरिंग प्रोग्राम में जब कोलकाता, आंध्रा, महाराष्ट्र, अमृतसर और जयपुर जैसी बड़ी नाट्य संस्थाओं के ख्यात लब्ध कलाकारों के साथ दिल्ली से स्टेज कलाकार के रूप में दिव्या और थिएटर क्रिटिक के रूप में मेरे नाम की घोषणा हुई थी, तो मनीष कितना खुश हुआ था। मैं भयभीत थी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जहां देश विदेश की कई कृतियां अभिनीत की जाएंगी, उनका बारीक विश्लेषण क्या मैं कर पाऊंगी? एक क्रिटिक के रूप में इतने बड़े निर्देशकों और किरदारों के बीच अपनी पैठ बना पाऊंगी? उसकी बारीकियों को दिखा पाऊंगी? मेरा पूरा अस्तित्व जैसे भय से प्रकंपित हो उठा था। मैंने एक सांस में अपने भीतर की हलचल से मनीष को अवगत कराया था, तो उसने मुझे पूरा भरोसा देते हुए कहा था, माही, तुम कर सकोगी। तुम्हारे भीतर अभिनय के साथ थिएटर क्रिटिक की जो नायाब दृष्टि है, इस अंतर्राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव में तुम उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करोगी। इस तरह मेरी पहली उड़ान की अगुवाई की थी उसने। खुशी की बहुलता से फूटा उसका स्वर उस दिन मेरे भीतर कितना थ्रिल पैदा कर गया था। उस विश्वास को लेकर ही मैं दिव्या के साथ उतनी नामी गिरामी थिएटर कंपनियों के संग झारखंड के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पहुंची थी और उस विराट लोकरंग महोत्सव में अभिनीत देशी विदेशी नाटकों के अभिनय को लेकर शानदार रिपोर्टिंग भी कर पाई थी। प्रेम में विश्वास और भरोसे का संबल कितना आह्लादकारी होता है। वहाँ पहुंचकर संताल और भूमिज समुदाय के लोक संस्कृति को इतने करीब से देख मैं इतनी उद्वेलित थी कि मनीष को वहाँ के पल पल का हाल सुनाना चाह रही थी। जयंती सरोवर के बीचों बीच 40 एकड़ में फैले आर्ट कल्चर रेजिडेंसी के उस आइलैंड के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर मैंने मनीष को तुरंत फ़ोन लगाया था। यह समारोह स्थल तो भूतल का स्वर्ग लग रहा है मनु। शाम के ढलते सूर्य की रक्तिम लाली से नहाए इस आइलैंड में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो खिलखिला पड़ा था। मेरे पास होकर तो तुम कभी इतनी रोमांटिक नहीं होती। हवा की झकोर सी लग रही है तुम्हारी आवाज़। तरोताज़ा हो गया हूँ मैं।
उसकी खिलखिलाती हंसी झरने की तरह सुनाई दे रही थी मुझे। मैंने उसे उल्लसित स्वर में आगे का हाल बताया था। जानते हो मनु, सर्किट हाउस में रात की भव्य खातिरदारी के बाद सुबह जब हमारा काफिला आदिवासी बस्तियों से गुजर रहा था तो रास्ते के दोनों ओर फूलों से सजे बड़े बड़े खंभों पर लोक रंग महोत्सव के लहराते ध्वज नजरों से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके बीच से हमारी बसें इस तरह एक लय एक ताल में चली जा रही थीं जैसे ये सफ़र अंतहीन हो। समारोह स्थल का नज़ारा ही कुछ और था। बस से उतरते हुए हमारा स्वागत फूल बरसाते हुए यहाँ के पारंपरिक ढोल नगाड़े मंदिर और लोकगीतों से किया गया। मुंडारी गीत के बोल इतने सुरीले थे कि उसकी लहराती बल खाती लय सीधे हमारे भीतर उतर रही थी। पहली बार मुक्ताकाश में ऐसा रंगमंच देख रही हूँ जिसकी तीन ओर की दीवारें कच्ची मिट्टी, गोबर, गेरू और काले लाल रंगों से रंगी हैं। इन दीवारों पर फूलों, हाथी घोड़ों और रण बाकरों की चित्र भित्तियाँ उकेरी गई हैं जिसकी जीवंतता बेमिसाल है। नीलवर्णी आकाश चंदोवे की तरह इन पर तना है और क्या क्या बताऊँ तुम्हें, अद्भुत लग रही है आदिवासी लोक संस्कृति। काश तुम साथ होते। एक सांस में मैं उसे सब कुछ विवल होकर बता रही थी। मैं हूँ ना वहीं तुम्हारे साथ। उसकी आवाज़ जैसे मेरे कंधे पर रखी उसकी हथेली हो। मैं खुशी से झूम गई थी। 5 दिनों के उस हेक्टिक कार्यक्रम में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर भी मैं रात में मनीष को पूरे दिन की कथा सुना देती थी। उस लोक रंग महोत्सव में देसी विदेशी लेखकों की कृतियों पर आधारित 20 नाटकों का मंचन हुआ था। टैगोर, पॉश और फैज़ की कविताओं पर आधारित नाटक की प्रस्तुति उद्घाटन सत्र की शाम को यादगार बना गई थी। दूसरे दिन चेखव, इब्सन, हेनरी की कहानियों का नाट्य रूपांतरण, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी के कथ्य और देशकाल की सरहदें तय कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मॉरिशस, सूरीनाम देशों में भेजे गए गिरमिटिया मजदूरों के दर्द को बयान करता मुट्ठी भर भात और बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक धरती आबा की प्रस्तुति ने दर्शकों की चेतना को न केवल समृद्ध किया था बल्कि देखने वालों की अतृप्त प्यास को कई गुना बढ़ा दिया था। मेरी कलम अभिनीत नाटकों की आंशिक भंगिमाओं, संवाद प्रक्षेपण के स्वर और आरोह अवरोह की गति सबको विश्लेषित कर रही थी। कंपनी के आयोजन सचिव विभूति नारायण मेरी हर दिन की रिपोर्टिंग को देख रहे थे और मुझ में गहन आलोचकीय विवेक की तलाश कर रहे थे। उस दिन भी मैंने मनीष को बताया था कि आज विभूति सर ने मुझे बहुत दाद दी है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने भिखारी ठाकुर के जबर घिचोड़ नाटक की तुलना ब्रेख्त के काकेशियन चाक सर्कल से करते हुए कहा था कि एक ग्रामीण कलाकार के रूप में भिखारी ठाकुर की आधुनिक दृष्टि ब्रेख्त को चुनौती देती स्त्री अस्मिता को नए रूप में परिभाषित करती है। उन्होंने खुश होकर कहा था, यू आर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड विज़न। वो तो तुम सचमुच हो मेरी जान। प्रेम की गहराई से निकला मनीष का स्वर उतनी दूर से मुझे अपनी बाहों में भर गया था। लेकिन आज का मनीष, ये तो कुछ और है। क्या पुरुष की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति कभी भी रंग दिखा सकती है? मुझे मनीष का एक पुरुष चेतस रूप भीतर तक दहला गया था। थिएटर की दुनिया में जीवन एक अबूझ पहेली की तरह कई कई दृश्यों में घटित होता रहता है। इस जीवन को रचने, गढ़ने, संवारने और बचाने में हम कितने हिस्सों में काटे, बांटे, तोड़े और जोड़े जाते हैं, इसे कभी तुमने महसूसा है माही? दिव्या की दार्शनिक भाषा पर मैं चौंक उसकी ओर देखने लगी तो मुझे लगा वो अपने भीतर किसी कठिन जद्दोजहद से गुजर रही है। बहुत देर अपने में गुम रहने के बाद कुछ ठहर कर उसने कहा, एक अरसे से मेरे भीतर बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं यशकामी कला की आराधना करूं या आगे उस कहती हुई वो जैसे अपने भीतर के ऊहापोह में फिर से कहीं खो गई। इतना उद्विग्न मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसने उसे अपनी दोनों अंजुरियों में भरकर मेरी आंखों में झांकते हुए बदहवास स्वर में मुझसे पूछा, माही एक बात बता, जिंदगी क्या यही है और कहीं नहीं? अगर यही है तो फिर मुझे क्यों लगता है कि जीवन की कोई सांस बिना लिए हर दिन छूटी जा रही है मुझसे? अपने होने ना होने से परे मैं किसकी हुई जा रही हूँ माही? उसके स्वर की कातरता और उद्भ्रांत मनस्थिति से मैं बौखला गई थी। इतनी परेशान तू क्यों है दिव्या? क्या हुआ है तुझे? वो लिपट गई थी मुझसे। मुझे नहीं मालूम,
इन दिनों मेरी नींद के सिरहाने सपनों की जगह अशांत सागर का निशब्द आर्तनाद क्यों गूंजता है? मैं जानती हूँ मेरा कोई मीत नहीं, मुझे किसी से प्रीत नहीं, फिर भी बिना मुझसे पूछे मेरे दिल की साकल खोल वो अंदर आ गया और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं क्या करूँ माही? कौन? मेरा प्रश्न अवाक था। दिव्या ने जिस तरह अचानक अपने अलक्षित प्रेम का उद्घाटन किया, उससे मैं कुछ क्षण के लिए अर्धचेतस सी उसे आंखें फाड़कर देखती रह गई थी। एक परिधि में जकड़ा एक कलाकार के मन का सोता फूटा था या अंतर्लाप का कोई सघन मौन टूटा था। मैं कुछ भी समझने में असमर्थ थी। मैंने आत्मलीन उस अविचल मूर्ति को झकझोरते हुए हर्षित स्वर में पूछा, कौन है वो खुशनसीब दिव्या, जल्दी बता। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा था। उसने जैसे नीम बेहोशी में कहा था, भुवन बनमाली। मेरी आंखों की जद में लोक रंग महोत्सव की वो शाम रोशन हो गई जब पहली बार जयंती सरोवर की आर्ट गैलरी में मैंने एक खुशगवार, खूबसूरत, लंबे बालों वाले एक नौजवान को दिव्या के साथ कुल्हड़ में चाय पीते और गप्पे मारते देखा था। उसका सौंदर्य देवलोक के किसी अलौकिक पुरुष की तरह था, जिसे देखते हुए मेरी आंखें एक क्षण के लिए वहीं टिक गई थीं। कौतूहल में भरकर मैंने बाद में दिव्या से पूछा भी था, वो बदामी आंखों वाला सजीला नौजवान कौन था जिसके साथ कुल्हड़ में चाय पीती हुई तो जोरदार ठहाके लगा रही थी, और वो घबराया सा तुम्हारी हंसी की धार से कटे तरबूज सा दो फांक होकर सुर्ख लाल हुआ जा रहा था? वो भुवन है, खरपतवार रंग संस्था का महानायक, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से घरमुहा होकर लौटा एक गंवई कलाकार, अपने भीतर फटे समय की तुरपाई करता हुआ एक चुप्पा इंसान। जनजातीय कला संस्कृति विभाग के शोधार्थी आदित्य मांडी ने कल उससे मेरा परिचय यही कहकर कराया था। वो मांडी के साथ मिलकर आदिवासी जनजीवन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण कर रहा है। बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी मारक हैं, सीधी नहीं देख सकती है तू उसमें। अरे तो तू आंखों में क्यों देखने लगी थी उसकी? मैंने पूछा था तो दिव्या ने हंसते हुए कहा था, मैंने कहाँ देखा, उन आंखों ने मुझे देखा। और वो खिलखिला पड़ी थी। रंग महोत्सव से लौटने के बाद दिव्या की आंखों में मुझे अक्सर एक गहरी खामोशी और बियाबान उदासी दिख पड़ती थी, लेकिन तब मुझे लगता था ये मनीष से टूटे मेरे दिल का दर्द है जो उसकी आंखों में घुमड़ते बादलों की तरह तिरता रहता है। मेरे और मनीष के बीच खींची विभाजक रेखा शायद उसे बेचैन करती है, इसलिए वो अपने भीतर भी एक रिक्तता और खालीपन महसूस करती है। तब मुझे उसके दिल का हाल कहाँ पता था। उस वक्त तो मैं अपने ही भीतर की उदासी में घुल रही थी, लेकिन आज दिव्या के मुंह से भुवन का नाम सुनकर अनायास मुझे वो सारा मंजर और उसकी मारक आंखें याद आ गईं। तो क्या वे मारक आंखें यहाँ तक आकर वार कर चुकी हैं? मैंने दिव्या की आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन दिव्या कहीं अपने ही भीतर के अतल में गुम थी। कुछ देर बाद वो जैसे चैतन्य होकर मुझसे बोली, मैं उसके सपनों का गुनहगार नहीं बनना चाहती माही। वो अपने रंग कर्म से गांवों कस्बों के अंचल को जागृत करना चाहता है। बिहार और झारखंड के दूरस्थ इलाकों में खरपतवार की कई शाखाएं खोलकर वो नाटक प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार कर रहा है। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं माही। यहाँ की बौद्धिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक जमीन से जुड़ी हमारी सोच, हमारे सपने कभी एक रंग एक रूप नहीं हो सकते। वहाँ मेरे लिए एक अनदेखा भविष्य है। मेरी संयोजित आकांक्षाएं उस भविष्य की आंखों में अगर सजने संवरने की जगह क्षत विक्षत हो जाएंगी तो किसे दोष दूंगी? और अगर भुवन इस प्रेम से गुजरकर अचेतन की बेसुधी में मुझ तक आ भी जाए तो क्या उसका आत्मघाती रूप में बर्दाश्त कर पाऊंगी? नहीं माई, नहीं। यह प्रेम मुझे बहुत असहज कर रहा है। मुझे इस प्रेम से मुक्ति चाहिए। वो एक विक्षिप्त सी स्थिति में फूट फूट कर रो पड़ी थी। प्रेम का ये रुदन मेरे लिए अप्रत्याशित था। दिन बीतते रहे, समय के प्रवाह में हमारे दुख सिराते गए। बीतते समय और आगे बढ़ते कदमों के बीच जिंदगी कई पड़ावों से होकर गुजरती रही। प्रेम के द्वंद्व और बिछोह के कुहासे को चीर कर हम फिर अपनी दुनिया में लौट आए। साहित्यिक कृतियों पर दिव्या के कुछ यादगार चारित्रिक अभिनय ने उसे एक नई ऊंचाई दी। उसे टीवी सीरियल के एक लंबे धारावाहिक का असाइनमेंट मिला था और इस नई खुशी और उल्लास से उसके चेहरे पर छाई अबूझ प्यार की उदासी छटने लगी थी। मनीष और मेरे बीच रेलवे क्रॉसिंग की तरह एक बैरियर लग गया था। हम मिलते थे, लेकिन दिलों के बीच एक कसकता फासला आ गया था जिसे हम दोनों में से किसी ने भी पाटने की कोशिश नहीं की। उन दिनों
छोटे छोटे सुखद संयोगों ने मुझे नए हौसले दिए। थिएटर क्रिटिक के रूप में लघु फिल्मों की समीक्षा ने मुझे कई बड़े निर्देशकों और कलाकारों के बीच ला खड़ा किया। उन्हीं दिनों थिएटर लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत हमारे संस्थान में कई नामचीन लेखक, निर्देशक, रंगकर्मी और कलाकार आए थे। ख्यातिलब्ध थिएटर अभिनेता और निर्देशक निशांत केतु से मेरा परिचय उसी कार्यक्रम में हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद ही लघु फिल्म प्रोडक्शन यूनिट से मुझे एक प्रस्ताव मिला था, छोटी लागत की एक आर्ट फिल्म के निर्देशन का। ये भावुक कर देने वाला बौद्धिक परितोष था मेरे लिए। एक थिएटर समीक्षक से फिल्म निर्देशक के रूप में अपने को देखना बहुत आह्लादकारी था, जिसकी खुशी मुझसे संभल नहीं रही थी। दिव्या अपने धारावाहिक में व्यस्त थी, मैं किससे बांटती ये खुशी। तीव्र आवेग की तरह एक ज्वार मन के भीतर उठा कि अभी मनीष को फ़ोन करके बुलाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर एक खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन इस ख्याल के साथ ही आंखों में चित्रित उसका चेहरा उसी क्षण कलेजे में एक हुक की तरह समा गया। बीते लम्हों का एहसास, जिसका होना ना होना अब बराबर है मेरे लिए। मैंने बड़ी तसल्ली से खुद से कहा और टैलेंट हंट की अधूरी समीक्षा पूरा करने में लग गई। और फिर देखते देखते 2 वर्ष और व्यतीत हो गए। हमने ज़िंदगी के पाँव में पाजेब की जगह पहिए बांध दिए थे। थिएटर, रिहर्सल, दृश्य अदृश्य के बीच हमारा जीवन एक क्षण भी हमारा नहीं रह गया था। दिव्या कभी कभी मायूस और उदास होकर कहती, हम अपनी ज़िंदगी नहीं, किसी और की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। इस तेज़ रफ्तार में जब ज़िंदगी की सांसें धौंकनी की तरह चलती रहती हैं, तो मुझे सांसों का संगीत और मादल की थाप क्यों याद आ जाती है माही। उस क्षण कहीं भी भाग जाने के लिए उतावले इस मन को मैं नहीं समझा पाती। मैं क्या करूं? बोल। उसके होठों पर उदासी और हंसी एक साथ फूटती। कुछ कहा, कुछ अनकहा, बहुत कुछ भीतर घुमड़ता रह जाता। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी ये निराशा आशा की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ती। रात में चमकते सितारों और सुबह में निकलते सूरज को देखते हुए हमें गति की अगति देखने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन तभी गति की अगति का भयानक विस्फोट हमारी ज़िंदगी में हुआ। वो था सरोज की आत्महत्या। हम दहल गए। हमारा आत्मविश्वास धराशायी हो गया था। उपलब्धियों का सबसे बड़ा सच, जो अपरिमित उड़ान पर कभी नहीं दिखता, हमें उस क्षण पूरी तरह अपने विभत्स और क्रूर रूप में दिख रहा था। थिएटर की चक्रव्यूही दुनिया, जिसके भीतर गोल गोल घूमती कई कई मेहराबों से चढ़ती उतरती सांसों की दुर्गम लय में अपना रास्ता खोजते बनाते चलने का दुस्साहस क्या होता है, पहली बार सरोज की मौत के साथ अपने भीतर घटित होते देख रहे थे हम। हमारे भीतर एक ही प्रश्न ध्वनित हो रहा था, जिस जगह हम अपने होने का अर्थ तलाश रहे हैं, वहाँ कितने शिकारगाह और अय्याशगाह हैं? कब तक बचेंगे हम? हाँफती सांसों के रास्ते आई ये आज़ादी आज एक चेतावनी की तरह लग रही थी हमें। आशंकाओं के उस धुंध में हमें हर ओर एक बियावान सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। घबराहट, भय से उत्पन्न थरथराहट हमें निष्प्राण करती जा रही थी। तभी दिव्या विकल होकर बोली, माही, हमारा जीवन अभिनय के रंगमंच पर उठता गिरता एक पर्दा ही तो है। पर्दे के भीतर का सच सिर्फ हमारी परछाइयाँ जानती हैं। सिने पैलेस में सरोज की फीचर फिल्म का पहला शो याद है ना तुम्हें? किस तरह हर ओर उसके अभिनय की धूम मच गई थी। हर दिशा में एक चमकीली लकीर खींचती उसके नाम की शोहरत, हौसलों के पंखों पर सवार उसकी आज़ाद आवाज़, और आज अचानक सब कुछ एक अभेद्य सन्नाटे में विलीन। उसके हौसले, जो हम सबसे मजबूत थे, किस तरह रौंद डाले गए। मी टू की मुहिम में अगवा थी। क्या इसीलिए जीवन से बेदखल कर दी गई उसकी सांसें? नहीं माही, नहीं। बहुत कठिन है इसे झेलना। असाइनमेंट एग्रीमेंट के बीच शर्तों पर जीवन जीने की शर्त नहीं स्वीकारने की इतनी बड़ी सजा। दिव्या की आवाज़ में रुलाई का आवेग भर गया था। उसने अपना मेल खोलकर मुझे दिखाते हुए कहा, देख, कुछ दिन पहले सरोज ने अमृता प्रीतम की पंक्तियाँ मुझे पोस्ट की थी। जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वो मेरा घर है। आज उसकी रूह को कौन सा घर मिला होगा माही? हम दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी और हम अपने घर का पता एक दूसरे की आंखों में तलाश रहे थे। फिर दिव्या ने एक बड़ा निर्णय लिया। वापसी के लिए अपना सारा सामान और इच्छित सपने समेटती हुई। मैंने उसके चेहरे की ओर प्रश्नाकुल नज़रों से देखा तो अपने भीतर के अंधेरे को काटती हुई मुझसे बोली, माही,
धरती अपनी उर्वरता में हमेशा पुनर्नवा होती है। अपने भीतर उसकी ऊष्मा महसूस करना। आज मेरी ज़िंदगी का ये अंतिम निर्णायक क्षण है। मुझे जाना होगा माही, अपनी कला का हर्जाना भरने। अपने मेल बॉक्स में भुवन और उसके बीच 2 वर्षों से लगातार किए गए संवाद को मेरे सामने खोलकर वो चुपचाप सूटकेस में कपड़े तहाने लगी। दिव्या का अंतिम संवाद मेरी आंखों से गुजर रहा था। भुवन, मैंने तुम्हारे अभिनय में ज़िंदगी के कई शीर्ष देखे थे, इसलिए तुम्हें हमेशा अपना भविष्य बड़े पर्दे पर तलाशने को कहती रही, ये जानते हुए भी कि तुम यशकामी कला के साधक नहीं हो। तुमने अपनी कला को क्रूर समय के भयावह यथार्थ से मुठभेड़ करते हुए साधा है। पैसा और ग्लैमर की दुनिया से बहुत दूर भोले भाले आदिवासियों के विस्थापन का दर्द लिए हमेशा एक गहरी बेचैनी में उनके जीवन को समझने और संवारने की लड़ाई लड़ते तुम अथक संघर्ष के मोर्चे पर डटे हो। तुमने कभी कहा था मुझसे, सांस्कृतिक माफियों के साथ कला की दुनिया में काम करना असंभव है मेरे लिए। मैं हूँ तिनका भर खरपतवार, उनके लॉन की मिट्टी में गलीचे वाली हरी घास बनकर नहीं उग सकता। धरती पर सबके लिए जगह है, खरपतवार के लिए भी। तुम्हें जब भी लगे पानी अथाह है और किनारा दूर, मुझे याद कर लेना। ओ भुवन, अपनी लघुता में इतना परिपूर्ण, इतना विराट, इतना निराभिमान कैसे हो तुम? आज लहरों के थपेड़ों से जूझती मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें याद कर रही हूँ। लहर दर लहर डूबती नदी की थकी देह में आज एक प्यास की तरह लौट रहा है प्रेम, तुम्हारा अबोला आतुर प्रेम। मेल बंद करती हुई मेरी आंखों में बीते आषाढ़ का ठहरा पानी भर आया। आकुल व्याकुल इन आंखों से दिव्या की ओर देखती मैं सोच रही थी, गुजरे वक्त से बाहर एक राह होगी कहीं जाती हुई, जहाँ किसी का प्यार किसी के इंतज़ार में होगा। तभी तो दिव्या जा रही है अपनी महत्वाकांक्षाओं और भीतर की सारी शंकाओं से मुक्त होकर। लेकिन ठहरे वक्त में जो छूट गया, क्या कोई इंतज़ार वहाँ भी है? दर्द की एक तेज़ लहर मेरे भीतर उठी और धुएं की एक लकीर खींचती विलीन हो गई। अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर बिहार की वरिष्ठ हिंदी लेखिका पूनम सिंह की लिखी हुई एक लंबी कहानी खरपतवार। उम्मीद है कहानी ने आपको भी प्रभावित किया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।